चौथा भेड़िया बेसब्री और हिम्मत का मुजाहिरा कर सकता था। मैंने अपने कदमों से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत के साथ चौथे भेड़िए की खोपड़ी की तरफ रवाना कर दिया। घोर अंधेरे में वो मेरा अंदाजा ही था, जिसका इंसार उसकी चमकती हुई आंखों की पोजीशन पर था। खट की आवाज के साथ ही वो भेड़िया गुर्राता हुआ दूर भागता चला गया। वीरा ने मेरी तकलीद में दूसरा पत्थर 3 भेड़ियों की टोली पर दे मारा था और वो भी बिलबिलाते हुए जंगल की समत में भाग खड़े हुए थे। भेड़ियों की वो चीखों पुकार हमारे लिए खतरनाक नहीं थी, गालबन वो हड्डी के किसी टुकड़े या किसी नर्म और जवान मादा के लिए लड़ते हुए भी इस किस्म की आवाजें निकालते, इसलिए उन आवाजों की बिना पर हमारे दुश्मन हमारी कमीनगाह की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकते थे। कस कम जहां पाक है। मैंने आहिस्तगी से कहा, अब बताओ कि मैं तुम्हारे नर्म और नाजुक पैरों के लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ फर्स्ट एड का सामान तो मिलने से रहा, तुम किसी दरख्त पर चढ़ कर सो जाओ, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। यह ख्याल भी बुरा नहीं है। मैंने उसके जले कटे लहजे को नजरअंदाज करते हुए तारीफी लहजे में कहा, मजबूत शाखों के दरमियान फंस कर हम दोनों ही रात गुजार सकते हैं, ताकि उजाला फैलते ही हमारे दुश्मन हमारी गर्दनों में पंधा डाल दें। सुबह होने में बहुत देर है, वो तारीख जंगल में अपनी पूरी रात बर्बाद नहीं करेंगे। गेस्ट हाउस में अपनी शर्मनाक नाकामी के बाद वे यहाँ डेरे भी डाल सकते हैं। तुम भूल रहे हो कि उन्हें जफर की मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है। उसकी आवाज से तशवीश चलक रही थी। हमें जल्द अज जल्द ये तारीख और खुद रू जंगल अबूर करके दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सिटी पार्क वाला ही इलाका है तो इसकी दूसरी जानब सड़क जरूर होनी चाहिए। सड़क ना भी हुई तो हम कहीं ना कहीं आबादी वगैरह में सुर्ख निकल जाएंगे। हमें इनसे हर कीमत पर बचना होगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि रूही के गेस्ट हाउस से फरार होते वक्त वीरा हमारे सामान वाला बैग उठा लाई थी और इसमें जरूरत की दीगर छोटी मोटी अशिया के अलावा हमारे कपड़े भी थे। लुत्फ की बात यह थी कि वो बैग वीरा ही के कंधे से झूल रहा था, मगर वो उसे अक्सर भूली हुई थी। मेरी 2 कमीजों के अलावा उस बैग में ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे पट्टियों का काम लिया जा सके, इसलिए मैंने फौरन ही एक कमीज को लंबी लंबी पट्टियों में फाड़ना शुरू कर दिया और वीरा उन पट्टियों को यके बाद दीगरे अपने जख्मी पैरों पर लपेटने लगी। अंधेरा होने की वजह से मैं उस काम में उसकी मदद करने से माजूर था। वो खुद ही अंदाजे से बेहतर तहें जमा कर महफूज गिरे लगा सकती थी। अब मैं चल सकती हूँ। चंद मिनट बाद वो पुरअज़्म अंदाज में उठ खड़ी हुई। खुदा का शुक्र है मैंने गहरी सांस लेकर कर, वरना मैं तो तुम्हें अपने शानों पर बिठाकर दौड़ लगाने की तैयारी करने लगा था। बाज़-औक़ात तुम दफंगों जैसी घटिया हरकतें और बातें करने लगते हो। उसकी आवाज में तलखी ओद कर आई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम एक शादीशुदा आदमी हो। मैंने ऐसी कौन सी बेहुदा बात कह दी जो तुम्हें मेरी शादी याद आने लगी है? मैंने उसके हमरा झाड़ियां वगैरह अबूर करते हुए हैर से पूछा। मेरी बरहमी का अंदाजा करके उसने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली और हम दोनों एक दूसरे से मुखातब हुए बगैर दरख्तों के दरमियान अपना रास्ता बनाते रहे। हमारे अक्कम में काफी फासले पर नजर आने वाली आबादी की रोशनियां थोड़ी देर बाद बिल्कुल मातूम हो गई। घोर तारीकी में सिर्फ आसमान के सितारे ही चिलमिला रहे थे। कुछ देर बाद ढलान शुरू हो गई। उसके फौरन बाद ही हल्की सी चढ़ाई का सिलसिला था, जिससे जाहिर हो रहा था कि सिटी पार्क के लिए छोड़े गए उस खुदरू और छिद्रे जंगल में बरसाती पानी ने मिट्टी काट कर अपनी गुजरगाह बनाई हुई थी, जो इन दिनों खुश्क पड़ी हुई थी। काफी देर तक उन नाहमवार रास्तों पर चलने के बाद मुझे थकन का एहसास होने लगा, जिसका बड़ा सबब यह था कि हम दोनों ही अपनी जुबानें बंद किए चल रहे थे। रफ्ता रफ्ता वो खामोशी मुझे खलने लगी, लेकिन मेरी अना ने मुझे वो सकूत तोड़ने की इजाजत नहीं थी। और शायद यही सूरत वीरा के साथ भी थी। मेरा ख्याल है कि हम जंगल अबूर करने के बजाय इसी में घूम रहे हैं। आखिरकार वीरा ने खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाते हुए खामोशी के उस तसलसल को तोड़ ही दिया। तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देता हूँ। मैंने उसे पेशकश की। मैंने तुम्हें मुखातिब नहीं किया तो तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात नहीं की थी तो क्या अपना ख्याल दरख्तों को सुना रही थी? मैं बुलंद आवाज में सोच रही थी। उसकी बेपरवायाना आवाज भरी। अब तुम बोल ही पड़े हो तो ये भी बताओ कि गेस्ट हाउस में हमारे कमरे पर दावा बोलने वाले कौन लोग हो सकते थे? कमाल है कि तुमने ऐसा इम्काना सवाल किया है। जफर के जाने के बाद आने वाले इसी के आदमी हो सकते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? जफर के आदमियों का मतलब है कि वह स्पेशल टास्क फोर्स के आदमी रहे होंगे। वो इस्लामाबाद में अपने आदमियों का गिरोह तो नहीं बना सकता, ये भी सामने की बात है। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर STF को इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कि उसने हमें इंतहाई खतरनाक मुजरिम करार देकर उन लोगों को हमारे पीछे भेजा हो। अपनी पोल खुल जाने के बाद वो हमें ज्यादा ढील देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इस मुहिम की नाकामी के बाद उसका क्या रद्दमल हो सकता है? वीरा ने सवाल किया। वो पूरी ताकत और नफरी के साथ हमारी तलाश शुरू करा देगा। तुम्हारा अंदाजा है कि वो अब भी STF में जमा रहने की हिम्मत कर सकेगा? वो हमें हर तरफ से यको तनहा करके घेरने के लिए वहां रहने पर मजबूर है। वैसे भी उसके फिंगरप्रिंट्स का मामला बहुत मजबूत है। जब तक वो राज हल नहीं होगा हम STF से उसके कदम उखाड़ने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं अभी तक तुम्हारी शुबहात से मुत्तफिक नहीं हो सकी हूँ। उसने गहरा सांस लेकर कहा। फिंगरप्रिंट्स की यकसानियत उसे हर शुबे से बरी कर रही है। मेरी जुबान से हिस्पानवी जुबान सुनते ही उसने जिस रद्दमल का मुजाहिरा किया उसकी भी कई तावीलात हो सकती हैं। गैर मुतवक्का तौर पर एक अजनबी जुबान सुनकर कोई भी चौंक सकता है। फिर वो हिस्पानवियों के दरमियान रहा है। इस जुबान से न सही लेकिन उसके लबो लहजे से जरूर वाकिफ है। उसने यही सोचा होगा कि तुम्हारे कमरे में हिस्पानवी जुबान बोलने वाली लड़की कहाँ से आ गई। फिर तुम इस पुरस्रार हमले को किस खाने में फिट करोगी? मैंने सवाल किया।
इस मामले में उलझावे बढ़ते जा रहे हैं। उसने बातल नख्वास्ता एतराफ कर लिया। फिंगरप्रिंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तुम्हारी शुबात दुरुस्त मालूम होते, लेकिन ठोस सबूत के बगैर तुम अव्वल खान समेत किसी को भी अपना हमनवा नहीं बना सकोगे। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि उसे बेनकाब करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। एक राय ये भी हो सकती है कि उसे अगवा करके उस पर इतना तशद्दुद किया जाए कि वो खुद इस सच चुगलने पर मजबूर हो जाए। वीरा ने अपनी राय जाहिर की। आज के वाकयात के बाद वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। उस पर हाथ डालना आसान काम नहीं होगा। जो शख्स कई हजार मील का सफर तय करके एक हिसास इदारे में किसी और की जगह संभालने का खतरा मोल ले सकता है, उसे आसानी के साथ जेर नहीं किया जा सकेगा। तुम अव्वल खान को आज के वाकयात से आगाह करोगे? चंद सानियों की खामोशी के बाद वीरा ने सवाल किया। इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं इस बारे में जफर से जरूर बात करूंगा। उसे आज के हमले से आगाह जरूर करूंगा। यह बिल्कुल अहमकाना फेल होगा। वीरा ने साख्ता कहा। वो तुम्हारी तमाम कहानी मैंने उसके बाद दरमियान ही से उचक ली। हो सकता है कि इस तरह मैं उसे ये बात बावर करवाने में कामयाब हो जाऊं कि मुझे उस पर किसी किस्म का शुबा नहीं है और आज होने वाले हमले के बारे में उसकी जात को बरियल जिम्मा समझ रहा हूं। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा तुम्हारी तरफ से भड़का हुआ था और तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हारी इस चाल को नहीं समझ सकेगा। समझ भी ले तो खुलकर कुछ नहीं कर सकेगा। ये शतरंज की एक बाजी होगी। अगर मैंने माकूलियत के साथ बात संभाली तो शायद हम कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त करने में कामयाब हो जाएंगे। सर्द असाबी जंग लड़ने का ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन इस बार उसे अपने ठिकाने से आगाह करना मुनासिब नहीं होगा, वरना हम पर दूसरा वार भी किया जा सकता है। अगर वो अल्बर्ट टू ही है तो उसे अपना मिशन जारी रखने के लिए हम दोनों को अपनी राह से हटाने का ख्याल आ चुका होगा। तुम बार बार खुद को बहलाने या धोखा देने की कोशिश कर रही हो, मैंने कदरे तुरुश लहजे में कहा। रूही के गेस्ट हाउस पर होने वाली यरगार ने हर अगर मगर दूर कर दिया है। वो हमारे लहू का प्यासा हो चुका है। मुझे उसके सफाकाना अज़ाइम के बारे में जरा भी शुबा नहीं है, लेकिन वो मेरी तरफ से मखमसे में मुब्तला है। ये और बात है कि वो कोई भी खतरा मोल लेने के बजाय बराह रास्त मुझ को मुरवाने पर तुल गया है। इस बहस व तमहीस में थकान का एहसास बड़ी हद तक मालूम हो गया और कुछ देर बाद हम नीम गुंजान दरख्तों के झुंड पीछे छोड़कर हमवार मैदान में निकल आए, जो लंबी लंबी घास और खुदरू झाड़ियों से ढका हुआ था। उससे आगे दूर तक वीराना ही वीराना फैला हुआ था। दाहिनी तरफ काफी फासले पर मरगला की सरसब्ज पहाड़ियां तारीकी में भी अपना तारीक तरवजूद नुमाया कर रही थी। आखिरकार हम धूल और पत्थरों से अटे हुए मैदान में पहुंच गए। अगर इस इलाके में ट्रकों वगैरह ने कोई कच्ची राह गुजर ना बनाई होती तो इतनी रात गए वो भी सुनसान पड़ी होती। इन अतराफ में ट्रैफिक और रोशनी का कोई वजूद न होने की वजह से हमारे लिए बस एक ही राह रह गई थी कि हम बाएं तरफ चलना शुरू करते। वो कोशिश हमें इस्लामाबाद की किसी आबादी में न सही तो शायद शाहराह कश्मीर तक जरूर पहुंचा सकती थी, जहां से हमें कोई न कोई सवारी मिल सकती थी। इब्तदाई 10 मिनट में 2 कारें और एक ट्रक इस्लामाबाद की तरफ आता हुआ नजर आया। उसके बाद मुखालिफ समत से एक ट्रक आता हुआ नजर आया तो हम दोनों दरख्तों की ओर से निकलकर सड़क के किनारे आ गए और लिफ्ट लेने के लिए जोरों शोर के साथ हाथ हिलाने लगे। चमकती हुई सीधी सड़क पर ट्रक के हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में ड्राइवर ने दूर ही से हमें देख लिया था, क्योंकि इस वीराने में इंजन की तेज और यकसां गूंज में ऐसी तब्दीली रुनमा हो चुकी थी जैसे ड्राइवर ने ट्रक की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी हो। आखिरकार वो लदा हुआ ट्रक हम दोनों से चंद गज के फासले पर रुक गया। ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त से एक जवान साल और खूबरू पठान लड़का उतर कर नीचे आया। हम लपक कर उसके करीब पहुंचे तो उसकी चमकती हुई पुरशोक निगाहें वीरा के सरापा पर मरकूज हो चुकी थी। खान साहब हमें किसी ऐसी जगह तक पहुंचा दो जहां से हमें कुछ सवारी मिल सके। वीरा ने उसे रेशा खत्मी होते देखकर उसे खतरनाक तक करीब होते हुए इल्तिजा की और मजीद सितम यह किया कि अपना दाहिना हाथ उसके शाने पर रख दिया। ट्रक हेडलैम्प्स की रोशनी में उस पठान जादे का लहू उसके चेहरे पर सिमट आया। वीरा ने उसे निस्वानी कुर्ब ही से नहीं बल्कि अपने गुदाज लम्स से भी नवाज दिया था। दोम ये कि उस सफेद फाम औरत की जुबान से शिस्ता उर्दू सुनकर उस खानजादे पर हैरतों के पहाड़ भी टूट पड़े थे। उसने इसरारी तौर पर अपना कान खुजाया, फिर हम दर्दाना लहजा में पूछा, मेम साहब तुम इस वक्त इधर क्या करती है? ये तो खतरनाक इलाका होती है। बाकी बहुत खतरनाक इलाका है, हम डाकू में फंस गए थे, वीरा ने कहा। कलिंदर ने इस्तबा आमेज बल्कि खूनखार नजरों से मुझे घूरा और वीरा से सवाल किया, ये भी उन्हीं ही का साथी है? नहीं, वीरा ने बुखलाकर वजाहत की, ये बेचारा तो मेरा शौहर है। डाकू हम दोनों को अगवा करके ले जा रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी से कूदकर अपनी जानें बचाई हैं। कोशा मेम साहब फिर तुम पुलिस स्टेशन चलो। वो नई आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। पता चला कि हमारी बेखबरी में ट्रक ड्राइवर भी वीरा की जियारत के लिए नीचे उतरा था। वो कह रहा था हम तुमको इधर छोड़ेगी, इस्लामाबाद की पुलिस एकदम गोली वो डाकू लोग को पकड़ लेगी। इस वक्त हम नंगे पांव और बुरी हालत में हैं। पुलिस हमसे बदसलूकी करेगी। हम सबसे पहले पिंडी में अपने एक दोस्त के घर पहुंचना चाहते हैं, वो कर्नल है। उसके मौजूदगी में पुलिस वाले हमारे बारे में इज्जत अमेज रवैया इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर वीरा ने अचानक ही पछतो बोलनी शुरू करके उन दोनों को भुंचका कर दिया।
वीरा ने अपनी बात खत्म की तो वो दोनों बैक वक्त जोश और खरोश के साथ बोलने लगे। शायद वो किसी बात पर बहस कर रहे थे। वीरा ने उनकी नजरें बचाकर मुझे आंख मारी, फिर उनकी गुफ्तगू में दखल अंदाज होकर उन्हें खामोश करा दिया और हम चारों ट्रक की तरफ चल दिए। ट्रक का इंजन बदस्तूर चल रहा था। ड्राइवर ने अपनी निश्चित संभाली, वीरा दरमियान में बैठ गई और मैं खिड़की के साथ बैठ गया। क्लीनर किसी बंदर की फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ गया और दरवाजे बंद होते ही ट्रक आहिस्तगी के साथ हरकत में आ गया। ट्रक चलने के साथ ही ड्राइवर की जुबान भी चल पड़ी। वीरा भी उसका साथ दे रही थी। वो दोनों यूं बेतकान बोले जा रहे थे जैसे उनमें बरसों की पुरानी शनास आ रही हो। मुझे उन्होंने कोई खास अहमियत नहीं दी और यकसर नजरअंदाज कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने किसी जन मुरीद चौर की तरह मनमनाते हुए सवाल करने की जसारत करी डाली। रुखताज खान हमें पीर वधाई के अड्डे पर उतार देगा। 5 रात भर हर किस्म की सवारी मिल सकती है। वीरा ने उर्दू में मेरी मालूमात में इजाफा किया। बरादर तुम क्यों डरती है? ड्राइवर ने वीरा के दोनों घुटनों के दरमियान वाके गियर लीवर को हरकत देते हुए बुजुर्गाना अंदाज में कहा। मेम साहब ने पश्तो बोलकर हमारा दिल पशौरी कर दिया। तुम बोलेगी तो हम तुमको इसी ट्रक में कर्नल के घर पहुंचाएगी। तुम मत डरो। रुखताज खान हजारों डाकुओं को भी अकेला पड़का सकती है। मेम साहब की तरह हिम्मत पकड़ो। मैं उसकी हर्जा सराय पर खून के घूंट पीकर खामोश रहा। असल कसूर वीरा ही का था, जो 2 अफराद के लिए बनाई गई इस नशिस्त पर रुखताज खान से कुछ ज्यादा ही जुड़ कर बैठी थी, जिसके नतीजे में रुखताज खान की बैटरी जरूरत से ज्यादा चार्ज हो रही थी। तो ट्रक ड्राइवर हमारे लिए लाख अजनबी सही, लेकिन वीरा ने मुझे अपने शौहर की हैसियत से मुतारिफ करवा के ज़हनी अजाब में मुब्तला कर दिया था। ड्राइवर से मेरा मुतारिफ ना होता तो वीरा उसकी गोद में भी चढ़ बैठती तो मुझे बुरा महसूस ना होता, लेकिन उस तारुफ के बाद मेरे दिलो दिमाग में शौहराना आन जाग उठी थी और मुझे वीरा का रुखताज खान के साथ जुड़कर बैठना और उससे मीठी मीठी बातें बिगाड़ना नाकाबिल बर्दाश्त महसूस हो रहा था, जैसे वो वाकई मेरी बीवी रही हो। मैं वीरा के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लेता या रुखताज खान को उसके समत का दरवाजा खोलकर सड़क पर फेंक देता, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत मैं कुछ भी न कर सका। वक्त का तकाजा यही था कि ड्राइवर को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर इस तरह बातों में उलझा दिया जाए कि पीर वधाई का लारी अड्डा आने तक वो कोई ढंग की बात सोच ही नहीं सके। मेरा ख्याल था कि वीरा इसी पॉलिसी पर अमल कर रही थी। आखिरकार रावलपिंडी के आखिरी सिरे पर वाक़े पीर वधाई का अड्डा आ ही गया। ट्रक के पूरे रुकने से पहले ही क्लीनर मेरी तरफ की खिड़की पर अपनी वजनी चप्पल से सहारा लेता हुआ नीचे कूद गया। गाड़ियों, बसों और मुसाफिरों की शब और रोज आमदोरफ्त की वजह से दिन रात मसरूफ रहने वाला वो अड्डा इस वक्त भी आबाद था। दुकानें, कैबिन और ठेले भी मौजूद थे, लेकिन बेशतर रात गुजर जाने की वजह से हर शहर से तकान और गनूदगी टपक रही थी। ट्रक से उतरते हुए रुखताज खान का चेहरा काबिल दीद था। उसके एक एक नक्श में हसरतों ने डेरे डाले हुए थे। शायद वो वीरा के साथ ड्राइविंग सीट पर मजीद वक्त गुजारने का मुतमनी था। ट्रक के ड्राइविंग कैबिन से एक गैर मुल्की और खूबसूरत औरत को बरामद होते देखकर वहां मौजूद लोगों में जिंदगी की सनसनी और तहय्युर आमेज से लहर दौड़ गई। इक्का दुक्का लिच्चर आवाजें बुलंद हुई। चंद शोहदों ने सीटियां भी बजाई, लेकिन जब रुखताज खान ने सीना निकाल कर चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो हर शख्स लाताल्लुकाना अंदाज में अपने पुराने काम में मसरूफ हो गया। रुखताज खान और वीरा ने मुझे बदस्तूर बुरी तरह नजरअंदाज किया हुआ था। अड्डे पर मुख्तलिफ समतों में जाने वाली 3 बसें खड़ी हुई थी। नए मुसाफिर मिलने की उम्मीद में तीनों ही बसों के कंडक्टरों ने ऊंची आवाज में अपने अपने रूट और मंजिल का ऐलान शुरू कर दिया था, लेकिन रुखताज खान वीरा का हाथ थाम कर टैक्सियों की तरफ बढ़ता चला गया। मैं किसी जन मुरीद बल्कि जन गजीदा शौहर की तरह सर झुकाए उन दोनों की तकलीद करता रहा। इस वक्त लिसानी यकजहती के कमालात यके बाद दीगरे सामने आते जा रहे थे। वीरा ने पश्तों का सहारा लेकर रुखताज खान की खोपड़ी पर बर्फ जमा दी थी और रुखताज खान ने चाकू चुबंद टैक्सी ड्राइवरों की खुशामदाना दावतों को नजरअंदाज करते हुए एक दूर रफ्तार टैक्सी का रुख किया था, जिसका ड्राइवर एक दरवाजा खोलकर अकबी निशिस्त पर गहरी नींद सोया होता, लेकिन उसके बाहर निकलते हुए पैरों में पेशावरी चप्पलें दूर ही से नजर आ रही थी। ड्राइवर गहरी नींद से जगाए जाने पर लम्हा भर के लिए बरहम नजर आया, लेकिन वीरा के रुख रोशन पर निगाह पड़ते ही उस पर यकबयक खुशखलकी का दौरा पड़ गया। जब रुखताज खान के साथ ही वीरा ने बेपश्तो बोलनी शुरू की तो खुशगवार हैरत से उसके दांत निकल पड़े। यह और बात है कि उसके दांतों पर चढ़े हुए निस्वार के रंग ने उसकी मुस्कुराहट को बेरोनक और फीका कर दिया। मुस्कुराहट को जहरनाक बनाने में सिर्फ निस्वार ही को कमाल हासिल नहीं है, हर वक्त पान की चुगाली करने वालों की मुस्कुराहट को झेलना भी बड़े दिलगुर्दे का काम होता है। एक फरीक से पिचकारी की दहशत लाक रहती है तो दूसरे से गुलकारी की हैबत रहती है। तसलसल से सिगरेट पीने वालों के दांतों की जर्दी और रेखों में जमी हुई स्याही इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन उनके सांसों से उमड़ने वाला तंबाकू का बासी तहफ़्फ़ुज़ नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लेकिन वीरा इस वक्त नजरिया जरूरत की जंबील में उतरी हुई थी, इसलिए वो भी टैक्सी ड्राइवर के लिए जवाबन मुस्कुराती रही। उन तीनों के दरमियान कोई मामला तय होने के बाद रुखताज खान ने गहरी सांस लेकर कहर आलूद नजरों से मुझे घूरा फिर अलविदाई मुसाफिर के लिए वीरा की तरफ हाथ बढ़ा दिया।
साफ जाहिर तक उसे हम दोनों की अज़वाही हैसियत पर जरा भी शुबा होता तो पुरजोर मुआनका किए बगैर हरगिज वीरा से रुखसत न होता। वो अपनी तनिष्ठ में वीरा को अपनी जात के तिलिस्म में गिरफ्तार कर चुका था, लेकिन मैं जालिम समाज की नुमाइंदगी करते हुए कबाब में हड्डी बल्कि हड्डा बना हुआ था। रुखताज खान ने मुझसे हाथ मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। टैक्सी ड्राइवर ने हम जुबानी के अहम और करीबी रिश्ते की खातिर अकबी निश्चित रगड़ रगड़ कर साफ की, फिर ख्याल आने पर मजीद साफ की और वो दरवाजा खोल कर किसी फातिह जर्नैल की तरह हमारे सामने खड़ा हो गया। मेरे हक में रुखताज खान के तेवर कुछ मवाफकाना नहीं थे। कुछ अजब नहीं था कि मैं टैक्सी में सवार होने में पहल करता तो वो मुझे कमर से पकड़कर बाहर घसीट लेता। इसलिए मैंने बातकाज़ाए शोहरियत खुला हुआ दरवाजा थाम कर वीरा को पहले सवार होने की दावत दी और नहायत दलेराना अंदाज में रुखताज खान की तरफ हाथ लहराती हुई टैक्सी में सवार होगी। मैंने अंदर घुसकर फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लियाकत चौक से आगे का बारोनक इलाका भी इस वक्त वीरान पड़ा हुआ था। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर था। ड्राइवर ने टैक्सी एक चौक के सामने रोक दी। वीरा की फरमाइश पर ड्राइवर ने अंदर जाकर खाली कमरों के बारे में इस्तफसार किया। वह वापस आया तो होटल का ऊँगता हुआ क्लर्क उसके साथ था। चाहे ड्राइवर ने उसे भी एक गैर मुल्की हसीना के नज़ूल से आगाह कर दिया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ड्राइवर ने किराया लेने से साफ इनकार कर दिया। उसे मैं उर्दू में मुखातिब करके किराया लेने पर मजबूर कर रहा था, मगर वह वीरा से पश्तो में इनकार कर रहा था। अपने पिछले तजुर्बे की बिना पर इस मरतबा वीरा खासी मोहतात थी। वो अपने लबों पर खलीकाना मुस्कुराहट तक लाए बगैर मुज़ाकरात में मसरूफ रही। आखिर उसने भी थक कर हार मान ली और ड्राइवर उसे सलाम करके रुखसत हो गया। होटल का क्लर्क वीरा के हुस्न के नज़ारे में ऐसा खोया था कि उसे मेरे नंगे और वीरा के जख्मी पैरों का ख्याल ही नहीं आ सका और उसने एक दिन का पेशगी किराया वसूल करके एक कमरा हमारे नाम कर दिया। उसने खुद ही कमरे तक हमारी रहनुमाई की। कमरा हवादार और बिस्तर साफ सुथरा था। वहां पहुंचने के बाद मैंने उसे चप्पलों की फरमाइश की तो पहली बार उसने बारी बारी हमारे पैरों का जायजा लिया और पहुंच कर रह गया। मेम साहब के पैर जख्मी हैं और मैं अपने जूते टैक्सी में भूल गया। मैंने 50 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस वक्त पुरानी चप्पलों से भी काम चल जाएगा, सुबह हम नए जूते खरीद लेंगे, तुम्हारी मेहरबानी होगी। चंद मिनट बाद नीम इस्तेमाल शुदा हवाई चप्पलों के 2 जोड़े हमारी तहवील में आ गए। और अब ये भी बता दो कि फोन कहाँ है। चप्पलें आ जाने के बाद मैंने उसे पुचकारा, मेरे कमरे में, लेकिन उससे सिर्फ लोकल कॉल की जा सकती है। मुझे लोकल कॉल ही करनी है। मैंने चप्पलें पहनते हुए कहा, जितनी देर में मैं अपनी बात करूं तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनवा दो। उसके चेहरे पर कसमसाहट के आसार उमड़ आए और वह बोला, होटल में 2 बैरे हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी कीमत पर नहीं उठेंगे। मुझे सुबह तक उनकी गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ेंगी। सेठ ने उन दोनों को बहुत ढील दे रखी है। 12 बजे ही किसी खाली कमरे में घुस कर सो जाते हैं। तुम सामान फराम कर दो, चाहे मैं बना लूंगी। वीरा ने मौका की नजाकत को भांपते हुए पेशकश की और क्लर्क का चेहरा भी खिल उठा। उसका लबो लहजा पंजाबी था, लेकिन मिजाज के एतबार से वो रुखताज खान की नस्ल का मालूम हो रहा था। औरत के कुर्ब से माजूज होने वाला। अपना थैला कमरे में छोड़कर हम उसके साथ उसके कमरे में गए, जहां 2 कुर्सियों और एक मेज के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। उसने डायल में लगा हुआ ताला खोला और वीरा के साथ चाय बनाने के लिए होटल के अकबी हिस्से की तरफ चल दिया। नंगे फर्श पर उसके कदमों तक की चाप मालूम होने के बाद मैंने रिसीवर उठाकर जफर का नंबर मिला तो दूसरी तरफ से पहली घंटी बजते ही जवाब मिल गया। फोन उठाने वाला जफर ही था। आज मैं बाल बाल बचा हूं और इस वक्त सख्त मुश्किल में हूं। मैंने उसकी आवाज पहचानती बिला किसी तमहीद की अपनी कहानी शुरू करी। ओह खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अपने काम पर निकलने से पहले मैंने अभी तुम्हारे गेस्ट हाउस फोन किया, लेकिन वहां मुसलसल घंटियां बज रही हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसने मकारी से काम लेते हुए खुद को रूही के गेस्ट हाउस में पेश आने वाले वाकयात से बेखबर जाहिर करने की कोशिश की थी। वो सब शायद अभी तक बेहोश पड़े होंगे। रात हम पर शब खून मारा गया था। मैं बड़ी दिक्कतों के बाद अभी अभी पिंडी पहुंचने में कामयाब हुआ, लेकिन हुआ क्या था, मेरी वापसी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो लोग शायद तुम्हारी वापसी का मुंतजिर थे। उन्होंने गेस्ट हाउस की बिजली मुनक़ता करके हमारे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उसे इंतका सैलू से मिलने पर अड़े हुए थे। इस वक्त वो कहाँ है? मुझे पहली नजर में उस पर शुबा हुआ था। गेस्ट हाउस से भागने के चंद मिनट बाद वो मुझसे बिछड़ गई थी। अगर वो लोग दरवाजे पर मौजूद थे तो तुम दोनों किधर से बाहर निकले? पिछली खिड़की में तो शायद महफूज आहिनी ग्रिल लगी हुई थी, जिसका टूटना आसान नहीं था। उसकी हैरत से यह जाहिर हो रहा था कि उसने हमारा कमरा छोड़ने से पहले ही हर चीज का गहरा जायजा ले लिया था और अपने आदमियों को भेजने से कबल पूरी तरह मुतमिन था कि दरवाजे के अलावा हम किसी और सम से फरार की राह इख्तियार नहीं कर सकेंगे। भीमगन ने इस ग्रिल को मोम की तरह पिघला दिया था। ओह, उसकी तहय्युर ज़दा आवाज उभरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी भीमगन इस कदर ताकतवर और मुअस्सर साबित हो सकती है। गनीमत ये हुआ कि बुरे वक्त में वो काम आ गई। ये तुम जैसे खैर ख्वाहों की दुआओं की बरकत थी, वरना हम इस ज़ेरे ज़मीन कमरे में बुरी तरह मार लिए जाते। हमारे दुश्मनों के तेवर बहुत खराब थे और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा थे। मुझे खुशी है कि तुम उनकी अददी बर्तरी के बावजूद बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इस बात का अफसोस है कि तुम सैंतिक आसैलों का सुराग खो बैठे हो। क्यों? क्या उन हमलावरों की तरह तुम्हें भी उसकी तलाश है? मैं तहय्युर ज़दा आवाज में उससे वो चुपता हुआ सवाल कर डाला।
इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। दरअसल उसकी वजह से मेरे शुबहात को तकवीयत मिल रही है। मेरा अंदाजा है कि वीरा लॉयड ने अपनी कजन के जरिए तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना कोई मकसद हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शुबहात मेरे सामने नहीं आए। सैंथे बड़ी बेजरर सी लड़की है। जब भी वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गई, अगर वो इसी कदर बेजरर थी तो इस्लामाबाद जैसे पुरस्कून शहर में उसके दुश्मन कैसे पैदा हो गए? वो भागी नहीं। मेरा ख्याल है वो हड़बूंग में मुझसे पिछड़ गई होगी। हमारे पीछे मुसल्लह दुश्मनों की भारी नफरी थी और आगे पीछे खूनखार भेड़ियों से भरा हुआ जंगल था। हो सकता है कि उसने सिरे से जंगल का रुख ही नहीं किया होगा। मैं सीधा जंगल में चला गया था। रिसीवर में उसकी हल्की सी इस्तज़ाइया हंसी गूंजी। फिर वो बोला, वो सिर्फ और सिर्फ खुदरू जंगल है, उसमें भेड़िए हो ही नहीं सकते। ये सब बीमार ज़हनों की कहानियां हैं। इन्हें बिल्लियां और कुत्ते भेड़ियों के रूप में नजर आते होंगे। इंसान इस कदर खतरनाक मखलूक है कि जहां इसके कदम पड़ जाएं वहां से दरिंदों से लेकर मूजी हशरातुल अर्ज़ तक सभी कूच कर जाते हैं। 2-4 भेड़िए इन अतराफ में फंस कर रह गए हों तो और बात है। मेरा ख्याल है कि वो दनिस्ता तुमसे बच कर भागी थी। उसे भागने की क्या जरूरत थी यार? मेरी ही तरह वो भी यहाँ अजनबी थी। हमने लोगों से जंगल के बारे में जो कुछ सुना था उस पर यकीन कर लिया। मेरा अंदाजा है कि वो लंबा चक्कर काट कर दोबारा आबादी में कहीं निकल गई होगी और अपनी अजनबियत की वजह से जल्द अज जल्द सामने आ जाएगी। हो सकता है कि इस्लामाबाद के पुलिस उसे दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करके थाने पहुंचाते। वो मेरी वजह से फरार हुई है। वो दोबारा मेरा सामना करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसे तुमसे क्या खतरा हो सकता था? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। ये तुम्हें वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। फिलहाल उसका खोई लगाने की कोशिश करो। अभी तो पो भी नहीं फूटी। मैं सुबह होने के बाद ही भाग दौड़ कर सकूंगा। और हाँ, तुम तो STF के एक जिम्मेदार अफसर हो। अपने आदमी इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे पर फैला सकते हो। तुम्हारी खाक नजरों से बचकर वो कहीं नहीं जा सकेगी। मुझे ये बताने की कोशिश ना करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने काम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसकी झलाई हुई आवाज भी इस वक्त सैंथे की जिंदगी को संगीन खतरा लाक है। अगर वो मेरे या तुम्हारी बजाय रात को आने वालों के हाथ लग गई तो वो उसे ज़िबा कर डालेंगे। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं दिल ही दिल में हंस दिया। वो बहुत जल्द अपने खौल से बाहर आने पर मजबूर हो गया था। मैंने उसे सुलगाने के लिए मासूमाना हर से कहा, ओह तो ये कहो कि उन हमलावरों की तरह तुम भी सैंथे को पकड़ना चाहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि वो लड़की यक वजह कितनी अहम क्यों हो गई है। मैं फोन पर यह सब नहीं बता सकता। उसकी आवाज बदस्तूर चिड़चिड़ी थी। ये बताओ कि तुम कहाँ ठहरे हुए हो, मैं तुमसे मिलकर ही तुम्हें कायल कर सकूंगा। मैं अभी अभी राजा दरबार होटल में पहुंचा हूँ और थकन से बदन चूर चूर है। मैं चंद घंटे यहीं आराम करने का इरादा रखता हूँ। मैंने कुछ फासले पर देखू एक होटल का नाम इस्तेमाल करते हुए कहा, हो सकता है कि बाद में मैं किसी बेहतर होटल में मुंतकिल हो जाऊँ। मेरी आमद तक तुम राजा दरबार होटल ही में रहोगे। उसका लहजा ताकमाना हो क्या? सैंथे को काबू में करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार होगी। मैं क्यों ना तुम्हारे दफ्तर आ जाऊँ? तुम कहाँ इतनी जहमत करोगे? तुम मेरे दफ्तर नहीं आ सकते। वह ममनू इलाके में वाक़ई है जहाँ बाहर के किसी आदमी को किसी भी कीमत पर दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलती। ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। तुम राजा दरबार होटल में ही रुके रहो। मैं सूरज तुलू होने के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन सैंथे के साथ ही उन लोगों का भी सुराग लगाने की कोशिश करो जिन्होंने गेस्ट हाउस पर हमला किया था। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मैं अपनी अफराधी कुव्वत को बखेरना नहीं चाहता। वो मरने मारने के मूड में थे। अगर मैं होशियारी से काम न लेता तो शायद वो मुझे गोली मार देते। मुझे अपने लहू के प्यासों के बारे में जानने का हक तो हासिल है। इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा। मामला सिर्फ तरजीहात का है। रात को जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब कोई तुम्हारे करीब फटक भी नहीं सकेगा।